Hello to all ladies and gentlemen, boys and girls. How are you all? I hope you all are fit and fine. Myself Piyush Pava, your educator of cost accounting at your CMA Sarthi. My dear जल्लो जिगर के चल्लो, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है हमारा ये बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें हम आज सेकंड क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम मटेरियल कॉस्ट को जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी के आगे चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस लाया हूँ मैं आप सभी के लिए। लास्ट टॉपिक जो हमने ईओक्यू पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ हम आगे बढ़ रहे होंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। जो आज ये वीडियो वाईटी पे अपलोड भी हो रही है, यूट्यूब पर अपलोड हो रही है, ये हमारी लास्ट क्लास रहेगी जो कि यूट्यूब पे एज डेमो अपलोड होगी। इसके बाद हम पूरी तरीके से हमारे ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस में एनरोल करना है तो ये रहा नंबर, यहाँ पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर हाँ, आपको अगर किसी डिस्काउंट का बेनिफिट उठाना है तो डेफिनेटली इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। हमारी टीम आपको डिस्काउंट से रिलेटेड या फिर और भी एनरोलमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसमें हमारी टीम आप लोग को हेल्प कर रही होगी। तो बिना किसी देरी के चलिए अब शुरू करते हैं, क्योंकि आज की क्लास के बाद जो हमारी थर्ड क्लास होगी वो डायरेक्टली ऐप पर लाइव होगी। बट आज की क्लास के लिए हम उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे जैसे हमने लास्ट क्लास में करा था। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं। ओके, हम मटेरियल कॉस्ट पढ़ रहे थे और हमारा सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या नाम है हमारे सब्जेक्ट का नाम? कॉस्ट अकाउंटिंग। और हमने मटेरियल कॉस्ट को पढ़ना शुरू किया था। उसमें बहुत सारी हमने बातें समझी थी, मटेरियल क्या है क्या नहीं है, मटेरियल प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कैसे नहीं है, ये सारी चीज़ें हम समझ के चल रहे थे। एंड देन मैंने आपको ईओक्यू के बारे में समझाया था। ईओक्यू में हमने समझा था कि बेसिकली कैसी एक ऐसा पॉइंट बताओ कि कितनी क्वांटिटी हमें ऑर्डर करनी चाहिए हर बार जिससे हमारी कॉस्ट मिनिमम आए। जहां पे हमने एक चीज समझी थी कि परचेज कॉस्ट हमेशा एक ही रहने वाली है, ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बदल रही होंगी। फिर हमने ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की थी। फिर एक ग्राफ बना के हमने एक पॉइंट समझा था जहां पे वो दोनों इक्वल है, वहां से हमारा ईओक्यू का एक फॉर्मूला निकला। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में करी थी। तो अब हम वहीं से हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हुए ईओक्यू के कुछ और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस करते हैं। आ जाइए। कहता है नैतिक लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज वीकली डिमांड ऑफ 2500 यूनिट्स। ओके, the product requires 5 kg of material for every finished unit of product. Okay, material is purchased at rupees 104 per unit. Ordering cost is rupees 200 per order and carrying cost is 10% per annum. कहता है कैलकुलेट करो ईओक्यू। तो आ जाओ, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को बेहतरीन तरीके से करते हैं। मजे की बात समझो, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ये 2500 उसकी वीकली डिमांड है। तो यानी कि एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट वो कितनी है? साल में कितने वीक्स होते हैं? 52। और हर वीक में 2500 की डिमांड है। तो बेसिकली टोटल डिमांड कितनी हो जाएगी साल में? वो हो जाएगी आपकी 1,30,000 यूनिट्स। वो कितनी हो जाएगी? 1,30,000 यूनिट्स। अब मजे की बात यहां पर आएगी, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं ना, उसके लिए हमें एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 5 kg मटेरियल चाहिए। हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, जिसे कि हम ए कहते हैं। ईओक्यू के फॉर्मूला में जो ए होता है उसे तो हम कहते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट। वो कितनी है? एक यूनिट बनाने के लिए हमें 5 kg चाहिए। तो 1,30,000 यूनिट बनाने के लिए 1,30,000 इंटू 5 कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये कितना? 6,50,000 kg। कितना चाहिए होगा? 6,50,000 kg हमें मटेरियल एनुअली चाहिए रहेगा। आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे कितनी है? ओ वो है आपकी 200। एंड आपके पास सी क्या है? वो है 10%। 10% किसका? 10% ऑफ परचेज प्राइस। यानी कि ये कितना आ जाएगा? 104 इंटू 10%, यानी कि 10.4। क्या आ गया? 10.4। अब आ जाइए, ईओक्यू बहुत ही इजीली निकल जाएगा। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी एंड इस पूरे का। चलिए करते हैं इसे। 2 इंटू ए यानी कि 6,50,000 इंटू ओ यानी कि 200 डिवाइडेड बाई सी यानी कि 10.4 एंड इस पूरे का रूट। इस पूरे का रूट। इज परचेज्ड एट 104 पर यूनिट। ओके, एक मट ओके ओके ओके। यहाँ पे एक चीज़ मैंने माय डियर स्टूडेंट्स थोड़ी सी एक गलती करी है, ध्यान देना।
कहता है मटेरियल जो हम परचेज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 104 पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट बनाने के लिए 104 रुपए का मटेरियल लग रहा है। एक यूनिट बनाने के लिए 104 रुपए का मटेरियल लग रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है जो हमारी परचेज प्राइस है मटेरियल की, वो क्या है? 104 रुपए टोटल लग रहे हैं मट एक यूनिट बनाने के लिए। ध्यान से समझो, लाइन पढ़ो। मटेरियल इज परचेज्ड एट ₹104 पर यूनिट, यानी एक यूनिट बनाने के लिए 104 रुपए का मटेरियल खरीदना पड़ रहा है। और एक यूनिट में कितना मटेरियल लग रहा है? 5 kg, यानी कि 104 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 20.8, यानी कि परचेज प्राइस 20.8 है। तो जो ये हमारा सी लगेगा ये भी 20.8 पे लगेगा, क्योंकि परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल तो 20.8 है ना। तो सी हमारा परसेंटेज किस पे लगता है? परचेज प्राइस पे लगता है। तो 10% ऑफ 20.8 वो क्या हो जाएगा? 2.0। यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 0.08। आ जाइए, अभी से हम सॉल्व करते हैं, ई क्यू निकालते हैं। 2 × 6,30,000 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय कितना है? डिवाइडेड बाय 2.08। 2.08 इज इक्वल्स टू जो भी आ रहा है फिर दबा दो रूट का बटन। तो ये हमारे पास में अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया? 11180 kg। ये आ गया आपका क्या? ये आ गया माय डियर स्टूडेंट्स आपका क्यों क्यों क्या? मैं मतलब मैं ऐसे घूर रहा हूँ तो आप लोग डर जाओगे? हैं। अरे मुझसे ना डरो भाई, इस क्वेश्चन से भी मत डरो, कि क्वेश्चन तो हम बहुत ही प्यार से समझ के कर रहे हैं। आ जाइए आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन हमसे सेकंड पार्ट वाला कहता है, पता है, प्यार से पहले एक बार थोड़ा सा ऊपर में जो हमने गंद फैलाया है इसे थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी सॉर्टेडली दिखें। आ जाओ। कहता है शुड द कंपनी एक्सेप्ट एन ऑफर ऑफ 3% डिस्काउंट बाय सप्लायर हु वांट्स टू सप्लाई द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इन 5 इंस्टॉलमेंट। देखो भाई, जो हमारा पर्सन है कौन? हमारा पर्सन है ये सप्लायर। सप्लायर कहता है कि भैया यार देखो यार प्लीज मेरी बात सुनो, तुम ना एक काम करो, तुम बहुत बार ऑर्डर मंगाते हो यार, हैं? तुम्हें पूरे साल में 6,50,000 चाहिए, तुम एक बार में सिर्फ 11,000 मंगा रहे हो। तुम तो मेरे से बहुत बार ऑर्डर मंगाते हो, प्लीज एक काम कर लो। मैं कहा क्या? बताओ क्या करना है। कहता है प्लीज सर। मैंने कहा हाँ भाई बताओ तो सही क्या करना है। कहता है सर मैं आपको 3% डिस्काउंट दे देता हूँ, 5 ही इंस्टॉलमेंट में सामान मंगा लो यार, हम भी परेशान हो जाते हैं यार, प्लीज़ समझो ना। मैंने कहा चलो देखते हैं, 3% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है ना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ कॉस्ट अकाउंटेंट से। तो मेरा एक कोई भी बढ़िया से स्टूडेंट सीएम में बन चुका है। मैंने उससे कहा भाई ज़रा बताना क्या करना चाहिए। कहता है रुको सर, मैं एक शीट बना के आता हूँ अभी आपको बता। तो उसी हम वो शीट हम बनाना यहाँ पर सीखेंगे। लास्ट क्लास में भी सीख लिया था, इतना माहौल बांधने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएशन ऑफ प्रपोजल। वैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल। देखिए, इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल के लिए हम क्या कर रहे हैं? सीधा एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका बैच लॉट साइज इज इक्वल्स टू ईओ क्यू। जब लॉट साइज आपका ईओ की है और यहाँ पे आपका क्या है? लॉट साइज कितना है? देखो भाई, अगर वो कह रहा है आपसे 5 इंस्टॉलमेंट्स में मंगाओ, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में मंगाओ? 5 इंस्टॉलमेंट में। और हमारी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 6,50,000। तो उसे आप डिवाइड कर दो, 6,50,000 लॉट साइज 6,50,000 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि हमारा लॉट साइज है 1,30,000 यूनिट्स। ये आपके दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहली आएगा ए, जो कि है हमारे पास में परचेज कॉस्ट। क्या है हमारे पास में? परचेज कॉस्ट सबसे पहले आएगी। देखो यहाँ पर जो परचेज कॉस्ट है वो कितनी है? 20.8 है परचेज प्राइस 1 kg का। एंड टोटल कितने केजीज ले रहे हैं हम? 6,50,000। तो ये आपकी परचेज कॉस्ट आ जाएगी 6,50,000 इंटू 20.8। तो ये हो गया 1352, फिर 4 टाइम्स 0, यानी कि 1 करोड़ सॉरी 1,35,20,000। ये हो गया आपका। अब देखो हम डिस्काउंट कितना ऑफर कर रहे हैं ये समझो।
कहता है 3% मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा 20.8 पे, यानी कि 20.8 माइनस 3% इंटू कितना 6,50,000। क्यों? ये हो गई आपकी एक, क्या, ये हो गई आपकी एक यूनिट की कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय कितने केजी मंगा रहे हैं हम 6,50,000। तो एक बार ये देख लेते हैं ये कितना है 20.8 माइनस, इसके लिए क्या करो निकालने के लिए कैलकुलेटर पे लिखो 20.8, माइनस का बटन दबाओ, फिर दबाओ 3 और फिर परसेंट का बटन दबाओ, तो आपको मिल जाएगा 20.176। ये आ गई एक यूनिट की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 6,50,000। हमें इतनी यूनिट्स चाहिए, तो यहाँ पे परचेज कॉस्ट आ गई आपकी 131,144,000, यानी कि ये हो गई आपकी 1,31,14,400 आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। और हमारी कौन सी कॉस्ट लगती है? और हमारी कॉस्ट लगती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी निकलती है नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलते हैं? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय लॉट साइज इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। इस तरीके से ही निकलती है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो आ जाओ, एनुअल डिमांड कितनी है 6,50,000, सॉरी एनुअल रिक्वायरमेंट 6,50,000। लॉट साइज है हमारा ईओक्यू, यहाँ पे ईओक्यू कितना है हमारे पास में 11180 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, वो थी हमारी 200 रुपये। यस, वो है हमारा 200। चलिए करते हैं इसे, 6,50,000 डिवाइडेड बाय 11180 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये हमारे पास में आ गया कितना 11,628। ये आ गया हमारे पास में 11,628 रुपीज़। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे हमारे पास 5 हैं, एक ऑर्डर को करने में 200 रुपये लगते, तो यहाँ पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 1,000 ओनली। कितनी आ गई 1,000 ओनली। लास्ट होती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? सबसे ज़रूरी और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यही है। वो क्या होता है आपका लॉट साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सी। अब देखो लॉट साइज यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे आपका लॉट साइज है 11 यू क्यू है ना, तो 11180 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सी। यहाँ पे आपका सी कितना निकला था 0.08। कितना निकला था माय डियर स्टूडेंट्स 2.08 निकला था। ये कितना आ जाएगा, आ जाओ चेक करते हैं 11180 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.0। तो यहाँ पे आपकी कैरिंग कॉस्ट आ गई 1116, ओहो हो गलत कर दिया, 11627। अब देखो ईओ क्यू पे क्या होता है, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम होते होते रहेगी एक से, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये जो आपका आया है ना नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपका डेसिमल में आया है, वो आपका एग्जैक्ट नहीं आया है। दैट्स वाई राउंड ऑफ करने के चक्कर में 1 रुपये का डिफरेंस आया, अदरवाइज इट्स कंप्लीटली ओके। आप इसे वही मानेंगे कि हाँ ये ऑलमोस्ट इक्वल ही है। अब समझो आ जाओ, कैरिंग कॉस्ट यहाँ पर बदल जाएगी। लॉट साइज कितना है यहाँ पे 1,30,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे पहले क्या बदलेगी, सबसे पहले सी बदलेगा। क्यों? क्योंकि परचेज प्राइस बदल रहा है। पर सी आपका कितना है 10% ऑफ परचेज प्राइस, यानी कि 10% ऑफ 20.176। इसी तरीके से निकल रहा होगा। ओहो हो, फुल स्क्रीन कर देता हूँ आपको ताकि अच्छे से दिखे। ओहो मुझे नहीं दिखना है, इसे दिखना है। आ जाओ, ये कितना हो जाएगा, पहले आप निकालेंगे 20.176 का कितना 10%, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10%। जो भी आया उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1,30,000, फिर डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपके पास में ये आ जाएगा 131144। कितना आ जाएगा 131144। तो ये आ गई आपकी कैरिंग कॉस्ट। अब देखो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। ए प्लस बी प्लस सी। आ जाइए चेक करते हैं फटक से फटक से फटक से। 135,200 मतलब 4 टाइम्स 0 प्लस 11628 प्लस 11627 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में 1,35,43,255 यहाँ पे देखो कितने हो गए 131,144,000 प्लस 1,000 प्लस
31144 इज इक्वल्स टू कितना, 132,46544। तो ये हो गया आपका 1,32,46,544। अब देखो पैसा कहाँ जा रहा है हमारा ज़्यादा, देखो यहाँ पे जा रहा है 1,35,00,000, यहाँ जा रहे हैं 1,32,00,000। तो ऑब्वियसली जो हमारा डिस्काउंट वाला पैसा है वहाँ पैसा कम जा रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस द टोटल कॉस्ट इज लोअर इन केस ऑफ proposed offer, the company should accept proposed offer. The company should accept the discount. कंपनी को क्या करना चाहिए, डिस्काउंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उनकी टर्म्स मान लेनी चाहिए कि भाई ठीक है हम 5 इंस्टॉलमेंट्स में अपना सामान आप लोगों से मंगा लेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप सभी को क्लियर हुआ होगा। एक बार फुल स्क्रीन कर देता हूँ आप सभी के लिए। वीडियो को करेंगे पॉज और अगर किसी ने इसे नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेंगे। वीडियो को पॉज करेंगे एंड इसे नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक्स में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर आपने इसे अभी नोट नहीं किया तो आपको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इससे दिक्कत आ सकती है। प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने यहाँ तक सब कुछ नोट कर लिया होगा ज़बरदस्त तरीके से। तो आ जाओ अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओह, क्वेश्चन कहता है अ कंपनी रिक्वायर्स 1 लाख यूनिट्स ऑफ एन आइटम एनुअली, कॉस्ट उसकी इतनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट उसकी 500 रुपये है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 50% पर यूनिट पर एनम है। बहुत ज़्यादा ही है भाई, 50% पर यूनिट पर एनम। ओके, कहता है फाइंड ई ओ क्यू में, ठीक है। कहता है फिर सप्लायर ने आपको क्या करा है, ऑफर दिया है कि वो 3% आपको देगा डिस्काउंट अगर आप इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, एंड 3.5% देगा अगर आप इतनी ऑर्डर या इससे ज़्यादा की क्वांटिटी। तो एक काम करो, आप एक स्टेटमेंट बनाओ टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट का, बेसिकली टोटल कॉस्ट निकालने का। कब कब, ईओक्यू पे 4500 यूनिट्स पे, ये 4500 है, 4500 यूनिट्स पे एंड 6000 यूनिट्स पे ऑफ ऑर्डर एंड कमेंट योर फाइंडिंग्स। ऑल्सो एडवाइज टू द कंपनी की कंपनी को अब कितना ऑर्डर करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा होमवर्क। मैंने आपको बैच के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं 80-20 रूल पे बहुत विश्वास करता हूँ, तो वही आपका यहाँ पे 80-20 रूल के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। ये क्वेश्चन आपको अपने होमवर्क में करना है। इस क्वेश्चन को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी लाइव होगी, हमारे ऐप पर होगी, वहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, आ जाइए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसे अपने पार्ट पे कर लीजिएगा। इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में ज़रूर से डिस्कस करेंगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में अब आ रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन के लिए मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। क्वेश्चन कहता है हमसे, कहता है हमने आपको ये फाइल, ये नीचे चीज़ें दे रखी हैं, हमें ये बताओ बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर कितनी है। हमारे पास क्या बताओ, बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर कितनी है। अगर ले ये हमें प्राइस बता रखा है इसने, कहता है अगर एनुअल डिमांड है 4000 टन्स की है, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट आपकी 20% है, बेसिकली कैरिंग कॉस्ट आपकी क्या है, 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट का 20%। और जो डिलीवरी है, डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर है 6 रुपीज़, यानी कि ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। क्या हो गई आपकी, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। अब देखो, जब ना आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे पास इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कहते हैं लेस देन 250। अब समझो, लेस देन 250 में तो 10 आइटम्स भी आ सकती हैं, ऑर्डरिंग क्वांटिटी 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है। 250 से ज़्यादा लेकिन 800 से कम, तो इसमें तो आपका 300 भी आ सकता है, 350 भी आ सकता है, 450 भी आ सकता है, 550 भी आ सकता है, 650 भी आ सकता है, इतना भी आ सकता है। 800 से 2000 के बीच में तो वो तो 900 भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है। हम कितने लेवल्स पे निकालेंगे, हम कितने लेवल्स पे निकालेंगे भैया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया हम तो पागल हो जाएंगे। मैं क्या, हाँ सही बात है आपकी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछने लायक नहीं है। ओह सॉरी पूछने लायक है बट ये मेथड एग्जाम में करने लायक नहीं है, जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन मेथड आपको बताया करने का। तो भैया फिर हम इसे किस तरीके से करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हम लेस देन 250 में कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट उठा लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट गिवन है, जैसे लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है 250, तो हम 250 को ले लेंगे इस पूरे ग्रुप में से।
यहाँ की लोअर लिमिट कितनी है इस पूरे ग्रुप की? 800, तो हम 800 उठा लेंगे। इस पूरे ग्रुप की लोअर लिमिट कितनी है? 2000, तो हम 2000 उठा लेंगे। इस पूरे ग्रुप की सबसे छोटी सबसे लोअर लिमिट कितनी है? 4000, तो हम 4000 उठा लेंगे। और हम इन क्वांटिटीज पे क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे हमारी ऑर्डरिंग क्वांटिटी को कि हमारी कॉस्ट सबसे कम किस में आ रही है। जिसमें हमारी कॉस्ट सबसे कम आएगी वो होगी हमारी बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। आ जाओ, ये था, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है, बट क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। तो आ जाओ चेक करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बना रहे होंगे हमारे पास में। आ जाइए, सबसे पहला है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद है, यहाँ पे आएगा आपका ऑर्डरिंग क्वांटिटीज़, कितनी क्वांटिटीज़ आप ऑर्डर कर रहे हैं वो आ जाएगा। था, ये आपका दो टेबल बनेगा। ऑर्डरिंग क्वांटिटीज़ देखो, 250 से कम लेना है, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप 100 भी ले सकते हैं, 150 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं। मैं 200 ले लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है? 250 से 800, मैंने अभी बताया इसमें हम लोअर लिमिट ले लेंगे, तो यानी कि हम क्या लेंगे? इसमें 250 लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? 800 से 2000, इसमें हम लोअर लिमिट लेंगे 800। उसके बाद आपका क्या है? हम्म, उसके बाद है हमारे पास में 2000 से 4000, लोअर लिमिट क्या है? 2000, तो हम 2000 ले लेंगे। फिर उसके बाद आपके पास क्या है? 4000 एंड अबव, तो लोअर लिमिट क्या है? 4000, तो हम 4000। ठीक है, चलिए, इतना हमने टेबल बना लिया है कि ऑर्डरिंग क्वांटिटीज कितनी है एंड ये सारी चीज़ें कितनी हो रही हैं। आ जाओ, सबसे पहले हम ये सीखेंगे यहाँ पर क्या ए, वो क्या है आपकी? परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट आपकी कितनी रहने वाली? आ जाओ चेक करते हैं। 4000 आपकी क्या है? 4000 टन आपकी एनुअल डिमांड है। तो देखो, अगर लेस देन 250 है तो प्राइस पर टन कितना है? 6 रुपीज। तो यानी कि एक टन आपको 6 रुपीज का पड़ता है। टोटल आपको कितने टन मंगाने हैं? टोटल आपको 4000 टन मंगाने। कितने? 4000 टन मंगाने हैं। तो आपकी परचेज कॉस्ट हो जाएगी यहाँ पे 6 × 4, ये हो गया 24,000। उसके बाद अगर आपकी 250 है तो 250 से 800 के बीच में आपका परचेज प्राइस क्या है? 5.9। कितना है? 5.9। तो आ जाइए 5.9 मल्टीप्लाई बाय 4000, तो ये कितना हो जाएगा? 5.9, ओहो, 5.9 मल्टीप्लाई बाय 4000 हो जाएगा आपका 23,600। कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 23,600 हो जाएगा। उसके बाद आओ चेक करते हैं। और जब 800 है, 800 से 2000 के बीच में हमारा परचेज प्राइस क्या रहने वाला है? 5.8। क्या रहने वाला है? 5.8। तो आप इसे कीजिए 5.8 मल्टीप्लाई बाय 4000, ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 23,200। उसके बाद आइए, जब आपका 2000 से 4000 है तब आपका परचेज प्राइस कितना है? 5.7, यानी कि 2000 पे आपका परचेज प्राइस रहने वाला है 5.7 इंटू 4000, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22,800। उसके बाद आ जाइए आगे देखते हैं। जब 4000 या फिर उससे ऊपर का ऑर्डर कर रहे हैं तो कितना है? 5.6 परचेज प्राइस है। तो जब 4000 कर रहे हैं तो हमारा 5.6 हो जाएगा परचेज प्राइस। तो 5.6 मल्टीप्लाई बाय 4000, ये हो जाएगा 22,400। कितना हो जाएगा? 22,400 हो जाएगा। चलिए, इतना आप सभी को समझ में आ गया? हाँ भैया, ये मेरे पीछे छुप गया था, देख लो भाई। चलो आ जाओ, देख लिया, अब आ जाओ आगे समझते। अब क्या है हमारे पास में? अब है हमारे पास में ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का सबसे मजेदार खेल है। क्यों? वो कैसे निकलता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ओ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होंगे? एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय लॉट साइज होता है। यहाँ पे आपका लॉट साइज ही तो ऑर्डरिंग क्वांटिटीज हैं। आ जाओ इसे करो। देखो, ए कितना है आपका? पहले वो देख लेते हैं। ए है आपका 4000 और ओ है आपका 6। ए कितना है? 4000 और ओ है 6। तो आ जाओ, 4000 डिवाइडेड बाय लॉट साइज कितना है यहाँ पे? 200। 200 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा? एक सेकेंड जस्ट।
तो ये आ गया आप सभी के सामने 120, आ गया 120। यहाँ पे आपका वही 4000 रहेगा। यहाँ पे आपका लॉट साइज 250 इंटू 6, 1000 डिवाइडेड बाई 256, तो ये हो जाएगा 96। उसके बाद 4000 डिवाइडेड बाय लॉट साइज कितना है 800 इंटू 6, ये हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 800 6, ये हो गया आपके 30 रुपीज़। उसके बाद 4000 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 6, तो ये हो गया 12 रुपीज़। 4000 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 6, ये हो गया आपके 6 रुपीज़। ये आ गया आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसके बाद आपकी क्या है सी, कैरिंग कॉस्ट। क्या है कैरिंग कॉस्ट, वो कैसे निकलती है, लॉट साइज डिवाइडेड बाय 2 इनटू सी। अब देखो यहाँ पे सी हर बार बदलेगा, क्यों, क्योंकि परचेज प्राइस आपका हर बार बदला है। सी आपका हर बार बदलेगा क्यों, क्योंकि परचेज प्राइस आपका हर बार बदला है। और सी लग कितना रहा है 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट है, यानी कि लॉट साइज आपका कितना है यहाँ पे 200, 200 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितना 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, कितना आ जाएगा ये आपके पास में 100 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10%, यानी कि ये आ गया 60। उसके बाद देखो लॉट साइज कितना है 250, तो 250 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 10% ऑफ कितना 10% ऑफ परचेज कॉस्ट, यानी कि 5.9 का 10% कितना हो जाएगा 0.59 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ गया आपका 73 3 आ रहा है ये, एक सेकेंड, ये आपका 20% है, क्या है आपका ये 20% है, तभी गलत आ रहा है। 20% नहीं है ये 20%। बढ़िया, ये भी चेक कर लेते हैं दोबारा, आ जाओ। कितना है 6 का 20%, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 20%, फिर मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो गया, तो 120 आ गया। ये कितना आ गया 120 आ गया। अ, ठीक है, हाँ ठीक है 120 ही आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो फिर 20% ऑफ 5.9, तो 5.9 मल्टीप्लाई बाय 20%, आ गया आपका 1.18, फिर मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 147.5। कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट्स 147.5। उसके बाद देखो लॉट साइज कितना है 800, तो 800 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20% ऑफ परचेज प्राइस, परचेज प्राइस कितना है 5.8, तो आप करेंगे इसे 5.8 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो आ गया 1.16, फिर मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया आपके पास में, ये हो गया आप सभी के पास में 464। उसके बाद देखो लॉट साइज कितना है 2000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 20% ऑफ कितना परचेज प्राइस, यानी कि 5.7, आ जाओ 5.7 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया आपके पास में हम्म, एक सेकेंड 5.7 मल्टीप्लाई बाय 20%, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है 114। उसके बाद 4000 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि लॉट साइज 4000 है ना इसलिए, मल्टीप्लाई बाय 20% ऑफ, मेरे पीछे छुप रहा है ना 20% ऑफ कितना परचेज प्राइस, यानी कि 5.6, 5.6 का 20% कितना हो जाएगा 5.6 मल्टीप्लाई बाय 20%, आ गया 1.12, फिर मल्टीप्लाई बाय 4000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 240, क्या आ गया आपका 2240 आ गया आपका, ये क्या आ गया ये आपका कैरिंग कॉस्ट। अब आ जाओ टोटल कॉस्ट निकालेंगे। क्वेश्चन तुझे सॉल्व करूं, टोटल कॉस्ट, या गाना मत गाना दोबारा प्लीज़, एक तो वैसे ईयरफोन्स लगा के बैठे थे आपने एक गाना गा दिया। आ जाओ टोटल कॉस्ट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी की तरफ से, और फिर हम देखते हैं कि किस में कितनी कॉस्ट आ रही है। आ जाओ 24,000 प्लस 120 प्लस 120 कितना हो गया
24,240। उसके बाद 23,600 प्लस 96 प्लस 147.5 इज इक्वल्स टू 23,843.5। उसके बाद 23,200 प्लस 30 प्लस 464, ये कितना हो गया? 23,694। उसके बाद देखो 22,800 प्लस 12 प्लस 1140, तो ये कितना हो जाएगा? 23,950। उसके बाद देखो 22,400 प्लस 6 प्लस 2240 इज इक्वल्स टू 24,646। अब देखो इसमें लोएस्ट कॉस्ट किस में है? लोएस्ट कॉस्ट इसमें है द कंपनी शुड ऑर्डर 800 यूनिट्स एट अ टाइम क्यों करना चाहिए? क्योंकि सबसे कम कॉस्ट कंपनी की यहाँ पे आ रही है। लेकिन भैया ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम 800 की जगह 1000 करते तो कॉस्ट इससे भी कम आती। हो सकता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप एग्जाम में ये कर सकते हो? यार इसकी तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी ना। हर एक लेवल पे कॉस्ट बदलेगी। हर एक लेवल पे क्यों बदलेगी? क्योंकि आपका ऑर्डर साइज बदलेगा। जैसे ही आपका ऑर्डर साइज बदलेगा आपका क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट बदल जाएगी। तो हर एक लेवल पे आपका साइज बदल रहा होगा। आपका लॉट साइज बदलेगा तो आपकी कैरिंग कॉस्ट भी बदलेगी उसी अकॉर्डिंगली। तो ये तो आपकी हर लेवल पे कॉस्ट बदलेगी। बट हमें क्या करना है? एक ऐसा लेवल जो कि पॉसिबल लेवल है। भैया अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो इसकी इंप्लीकेशन एक बार बता दो प्लीज। अच्छा चलो, तुम लोग को इसकी प्रैक्टिकल लाइफ की एक छोटी सी इंप्लीकेशन दिखाता हूँ, बताता हूँ। हमारे पास ना बहुत सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है। बहुत सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं। इवन आजकल तो बस बहुत सारी चीज़ें एक्सेल शीट में ही हो जाती हैं। ये बात कहने का यहाँ पे रेलेवेंस ये था, कई बार आप क्या करते हैं, आप डेटा को सिर्फ एक्सेल में अपलोड करते हैं, फॉर्मूलाज लगाते हैं, मल्टीपल फार्मूलाज, या फिर आप सॉफ्टवेयर में डेटा को अपलोड करते हैं, कुछ फार्मूलाज, कुछ मल्टीपल आपको चेंजेस करने रहते हैं कुछ, उससे आपके पास आंसर आ जाता है। रियल लाइफ में इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। बट जिस तरीके से हमें यहाँ पे सिखाना है, इंस्टीट्यूट सिखाना चाहता है, वो ये तरीका है। एंड ये तरीका भी आज भी रेलेवेंट है। आज भी ये तरीका बहुत सारी कंपनीज में रेलेवेंट होता है, जो छोटी कंपनीज होती हैं, छोटे लेवल की कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, जिनके पास सॉफ्टवेयर खरीदने का इतना अमाउंट नहीं रहता है। हालांकि एक्सेल तो मोस्टली लोग यूज करते हैं, बट स्टिल दिस इज स्टिल रेलेवेंट इन द प्रैक्टिकल लाइफ। बट प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैं आपका इसका रियल केस सिनेरियो बताऊं तो वो इसका बहुत कम है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर या फिर आपका एक्सेल कर लेता है सब कुछ अपने पार्ट। ठीक है, चलो, ये हमारा क्वेश्चन हो गया एक बहुत बेहतरीन सा। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओहो हो, ये देखो क्वेश्चन, क्या मतलब क्वेश्चन की मस्ती देखो आप। 250 से लेस, 250 से 800, 800 से 2000, 2000 से 4000, 4000 एंड अबव, 6, 5.9, 5.8, 5.7, 5.6, सब कुछ सेम है। बस एक बदल दिया इसने, 25% कर। क्या कर दिया? 25% कर दिया। तो इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है। इस क्वेश्चन को भी आप 80-20 रूल के तहत होमवर्क में ले लेंगे, क्योंकि आप जब क्लास को रिवाइज करेंगे तो आप ऑब्वियसली अपना होमवर्क भी अपने पास में कर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। एंड इस क्वेश्चन को भी हम लास्ट, जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करके चल रहे होंगे। बट ये क्वेश्चन आपको अपने पार्ट पे करके लाना है। एंड अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट आता है होमवर्क क्वेश्चन में, तो आप मेरे क्वेरी नंबर पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, जो कि क्वेरी नंबर आप लोग के पास, जब आपने कोर्स परचेज किया होगा तो आपके पास ईमेल आता है ना, उस ईमेल में आपके पास मेरा क्वेरी नंबर एंड बाकी फैकल्टीज का क्वेरी नंबर होगा। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उस क्वेरी नंबर पे टेक्स्ट करके हम लोग से पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आपका क्या है, होमवर्क में आपको करना है, और बहुत ईजी है। जैसे अभी हमने करा ना पूरा क्वेश्चन, वही है। बस ये 20% की जगह आपको 25% यूज करना है इन केस ऑफ कैरिंग कॉस्ट। चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे अगले बेहतरीन से टॉपिक की तरफ। बट उससे पहले मुझे, क्योंकि मेरा पानी खत्म हो गया, मैं एक बार ज़रा पानी पी लेता हूँ, फिर हम चीज़ों की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, करते हैं हम आगे की तरफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाले पार्ट की शुरुआत। माय डियर जल्लो, जिगर के चल्लो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या है? आ जाओ थोड़ा सा इसको एक बार में हल्का हल्का ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं। कोई बहुत ज़्यादा जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके लिए हम सेपरेट अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे हम मतलब इस लेक्चर्स में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बट प्रॉपर जो आपकी प्रॉपर थ्योरी, जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट आपकी थ्योरी होगी, उसके लिए हम सेपरेटली एक लेक्चर लास्ट में मटेरियल के हम करेंगे, एक लेक्चर। उसमें हम सिर्फ सारी की सारी थ्योरी को पढ़ेंगे, जो थ्योरी हम स्किप कर रहे हैं। अभी हम प्रैक्टिकल पार्ट पे ध्यान देंगे। थ्योरी आपकी कवर होगी, एक एक पार्ट कवर होगा।
जो आपकी रेलेवेंट है, एंड वो चीज़ हम लास्ट में करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ मेन पार्ट पे फोकस। बट इन्वेंट्री मैनेजमेंट का छोटा सा पार्ट समझो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इन्वेंट्री को मैनेज करना। वाह शैम्पी वाह। वो नहीं चलता जैसे वाह शैम्पी वाह, वैसी वाह भैया वाह। क्या जबरदस्त बात बता दी आपने हमें। मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है इन्वेंट्री को मैनेज करना। शाबाश भैया, वेरी गुड। तो भाई इन्वेंट्री को मैनेज करने का मतलब होता है हम हम ये समझते हैं कि हमें, यहाँ पे मैंने पहले गलत लिख दी। क्या करते हैं हम ये समझते हैं कि हमें कब किस लेवल पे कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है। रिक्वायरमेंट किसकी? स्पेस की या फिर मटेरियल की? अभी इसको एक एक वर्ड को आपको तोड़ तोड़ के भी समझाऊंगा। अभी बस इतना ही चीज़ आप अपने पास में नोट कर लीजिए। वीडियो को करेंगे पॉज एंड ये कर लेंगे आप अपने पास में नोट। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसे नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करने के बाद। अब समझो। देखो यार, हमारे पास ना जो चीज़ें होती हैं, जो लेवल्स होते हैं, वो अलग अलग लेवल्स हमें निकालने होते हैं। जिसमें सबसे प्राइमरीली अगर मैं बात करूं रीऑर्डर लेवल, किस लेवल पे, समझना इस चीज़ को, किस लेवल पे आके आप ये कहोगे कि यार अब मेरा मटेरियल इतना बचा है मेरे पास, अब मैं और ऑर्डर कर देता हूं, उसे हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल। बात करते हैं अगर हम किसके हमारे पास में मैक्सिमम लेवल की, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज्यादा कितनी लेवल हो सकती है हमारी स्टॉक की, वहां पे रिक्वायरमेंट आती है स्पेस। स्पेस की कैसे रिक्वायरमेंट आती है भैया? आप उसे ऐसा समझे माय डियर जल्लो, जिगर के चलो, कि स्पेस की रिक्वायरमेंट ऐसे आएगी कि मैक्सिमम लेवल, कि ये सबसे बड़ा ज्यादा लेवल है हमारी इन्वेंट्री का जो हमारी कंपनी में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है, तो उसे स्टोर करने के लिए हमारे पास स्पेस होनी चाहिए। और हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, किस लेवल पे, जब आपके स्टॉक का क्या लेवल होगा जब आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, वो चीज भी आप किसके थ्रू समझते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू समझते हैं। बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में हमें पता है क्या निकालना होता है। यहां पे हमें डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ स्टॉक निकालने होते हैं। क्या करने होते हैं हमें यहाँ पे? डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टॉक निकालने होते हैं। उन स्टॉक्स लेवल की तरफ जाने से पहले मैं आपके सामने छोटी छोटी कुछ क्या कहते हैं उसे, डेफिनेशंस हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार उनके बारे में बात कर लेता हूँ। फिर मैं आप सभी के सामने कहाँ चलूंगा? इन लेवल्स के थ्रू चलूंगा। चलिए आ जाइए एक बार यहाँ पे उन छोटी मोटी चीज़ों को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो आपको समझनी है कंजम्पशन। कंजम्पशन के अंदर हमारे तीन टाइप पार्ट्स हैं। एक कंजम्पशन है आपका मिनिमम, एक है आपका नॉर्मल या फिर जिसे हम एवरेज भी कहते हैं, और एक है कंजम्पशन आपके पास मैक्सिमम। सिमिलरली इसी तरीके से आपके पास क्या होता है? लीड टाइम होता है। क्या होता है अभी सब कुछ बताऊंगा, बस आप मुझे थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। लीड टाइम भी सेम इसी तरीके से होता है। क्या होता है? मिनिमम, नॉर्मल लीड टाइम, या फिर हम नॉर्मल को एवरेज भी कहते हैं, एंड मैक्सिमम लीड। यहाँ पे आप सभी ने, मैं उम्मीद करता हूँ इतनी पार्ट को आपने नोट कर लिया होगा। नहीं किया है तो वीडियो को करेंगे पॉज और इसे कर लेंगे अपने पास में नोट। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इस पार्ट को नोट कर लिया होगा। अब हम करेंगे आगे की तरफ कोशिश, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आगे समझते हैं। देखो, कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बात चलती है कंजम्पशन पर रिक्वायरमेंट। भैया पर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? जैसे ये सब कुछ डिपेंड करता है लीड टाइम पे, अभी समझाता हूँ, रुको।
अभी समझाता हूं। लीड टाइम का मतलब होता है इन्वेंट्री ऑर्डर करने से डिलीवर होने तक का समय। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लीड टाइम कहते हैं। ध्यान देंगे। आ जाओ, पहले सिर्फ लीड टाइम पे फोकस समझो। इन्वेंट्री ऑर्डर करने से डिलीवर होने तक के जो समय है, इसे ही हम लीड टाइम कहते हैं। भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि आपने आज इन्वेंट्री ऑर्डर करी। आपने क्या करी? आज आपने इन्वेंट्री ऑर्डर करी। इन्वेंट्री आपने आज ऑर्डर करी और वो कितने समय में आ रही है? लेट सपोज वो 2 दिन में आ रही है, या लेट सपोज वो 2 हफ्ते लगते हैं उसे डिलीवर होने में। तो जो भी ये समय है, जो भी ये समय है ऑर्डर करने से लेके डिलीवर करने तक का, जो ये बीच का समय है, इसे ही हम लीड टाइम कहते हैं। बेसिकली मैंने आज ऑर्डर करा, तो कितने समय बाद वो डिलीवर होगा, ये जो गैप है, इस गैप को ही हम क्या कहते हैं? लीड टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लीड टाइम कहते हैं। अब आ जाओ इसका कॉन्सेप्ट। जो ये मिनिमम मैक्सिमम मैंने लिखा है, ये क्यों लिखा है? मिनिमम का मतलब होता है कि कम से कम कितना समय आपके पास में लगेगा, कि बिल्कुल ही सबसे कम अगर सबसे जल्दी आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? मिनिमम लीड टाइम, की सबसे जल्दी हमारे पास में सामान आ गया। मैक्सिमम लीड टाइम का मतलब क्या होता है? कि बहुत ज्यादा डिले हो गया, अगर सबसे ज्यादा समय कितना लगेगा, सबसे लेट कितने दिन में आएगा, उसे हम कहेंगे मैक्सिमम लीड टाइम। और अगर हम बात करें एवरेज या फिर नॉर्मल की, तो नॉर्मली इतने दिन में हमारे पास में आ ही जाता है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल या फिर एवरेज लीड टाइम, कि हाँ नॉर्मली इतने टाइम में हमारे पास सामान डिलीवर हो ही जाता है। अब आ जाओ इस पे, कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन आपका होता है मटेरियल कितना, कितना लिख दिया मैं, वाह, मटेरियल कितना यूज हुआ, बस इसका इतना ही मतलब है। कि आपने जब ये लीड टाइम के ड्यूरेशन में, लेट सपोज जो लीड टाइम था वो आपका 2 वीक्स था, तो आपका जो लीड टाइम है वो वीक्स में चलता है। किस में चलता है? वीक्स में। तो आपका पर वीक कंजम्पशन कितना है, वो हमें बताएगा कि एक वीक में मटेरियल कितना यूज। या फिर डेज में है, हमारा लीड टाइम क्या है? डेज में, कि 7 डेज लगते हैं या 9 डेज लगते हैं, 10 डेज लगते हैं। तो पर डे कितना कंजम्पशन है, वो बताएगा कौन हमें? हमारा मटेरियल कितना यूज हुआ वो बताएगा हमें कंजम्पशन। अब कंजम्पशन भी क्या हो सकता है? मिनिमम कंजम्पशन, कि पर्टिकुलर एक पीरियड में, जिस पीरियड की बात चल रही है, जो लीड टाइम का पीरियड होगा वो वीक्स में होगा या डेज में, उसी तरीके से जो वो पर्टिकुलर पीरियड है उसमें कम से कम कितना कंजम्पशन होगा, उसे हम कहेंगे मिनिमम कंजम्पशन। एवरेज या फिर नॉर्मल, की हाँ यार जनरली इतना तो हो ही जाता है यार। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कैलकुलेटर बना रहा हूं। तो ये कैलकुलेटर के जो बटन हैं, एक दिन में ये जनरली 200 बटन यूज हो जाते हैं, लेकिन कम से कम भी तो 70 बटन तो यूज होंगे ही। और अगर ज्यादा पे आ गए हम कि सबसे ज्यादा मटेरियल कितना यूज हो सकता है, तो सबसे ज्यादा कितना मान लेते हैं हम, कि यार चलो कितना, 800। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारे 800 का कंजम्पशन हो जाता है पर डे के। और लीड टाइम कितना है? लेट सपोज 2 दिन है। मिनिमम एवरेज है आपका 3 दिन, और आपका मैक्सिमम है 4 दिन। अगर क्वेश्चन में आपको, समझो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज या नॉर्मल नहीं गिवन है, तब तो आप उसे कैसे निकालोगे? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, फिर तो आप उसे एवरेज निकाल दोगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा नहीं, कई बार क्वेश्चन आपसे कहता है कि लेट सपोज मिनिमम 3 है, मैक्सिमम वो सॉरी एवरेज 4 है, मैक्सिमम 6 है। तो वहां पे लड़ने नहीं बैठ जाना कि भैया 3 + 6 डिवाइडेड बाई 2 तो आपका 4.5 होता है। या फिर लेट सपोज मैक्सिमम 10 है, तो वहां पे लड़ने मत बैठ जाना कि भैया 10 + 3 डिवाइडेड बाई 2 तो आपका 6.5 होता है। क्वेश्चन से लड़ना मत, सीधी बात भाई, क्वेश्चन से मत लड़ना। अगर क्वेश्चन ने कहा है कि सूरज पश्चिम से उगता है, तो उससे बहस नहीं करनी है, तो उससे कहना है ठीक है भाई सूरज पश्चिम से उगता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कहा है सूरज उगता है, लेकिन कहां से उगता है ये नहीं बताया, तब हमें पता है ना कि कहां से उगता है। तो उस केस में बस वही वाला एग्जांपल है कि अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि भाई एवरेज 6.5 नहीं है, एवरेज 4 है, तो हाँ भाई 4 है, आपने कह दिया। लेकिन क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन चुप है, तो हम कहेंगे, फिर हम अपने तरीके से निकालेंगे, जो कि क्या होता है? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 वाले तरीके। ये सारी बात हो गई हमारी किसकी? ये सारी बात हो गई हमारी कंजम्पशन एंड लीड टाइम की। वीडियो को करेंगे पॉज एंड इसको अपने पास में नोट कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने इतने पार्ट को अपने पास में नोट कर लिया होगा। अब आ जाइए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं
यही कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको ये बताया ना, यहाँ पे ये दो कॉन्सेप्ट्स हाँ ये वाले दो, मेरा हाथ कटा, ये जो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट्स बताए, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे अब हमें आगे की चीजों को समझना है कि कौन कौन से वो लेवल्स की जो मैं आप सभी के साथ बातें कर रहा था ना, वो कौन कौन से अलग अलग लेवल्स हैं। आ जाओ उनके बारे में डिस्कशन करते हैं एंड उन्हें बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाते हैं। आ जाइए, सबसे पहला लेवल हमारे साथ में क्या है? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल को मैं बहुत प्यार से आपको सिंपल भाषा में बताऊं, बिल्कुल हिंदी में, प्योर हिंदी में, किस लेवल ऑफ स्टॉक पे आते ही हमें ऑर्डर प्लेस करना है। बहुत ही सिंपल टर्म्स में, वो कौन सा लेवल ऑफ स्टॉक है? थोड़ा सा आपको जूम, वो कौन सा लेवल ऑफ स्टॉक है जिस स्टॉक लेवल पे अगर आपका स्टॉक आ गया तो आज ही आपको अभी तुरंत ऑर्डर प्लेस कर देना है कि भैया सुनो भाई, ये ऑर्डर प्लेस कर लो, हमारा ऑर्डर हमें दे जाओ। वो क्या होता है? इसी लेवल को हम कहते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, कम ऑन, किस लेवल को कहते हैं रीऑर्डर लेवल? जिस लेवल पे आपका स्टॉक आ गया तो अब आपको सिर में खुजली हो जानी चाहिए कि भैया ऑर्डर प्लेस कर दो, नहीं तो बाद में दिक्कत आ जाएगी। उसी लेवल को हम कहते हैं रीऑर्डर। अब आ जाओ, चीजों को समझते हैं अच्छे से। इसका आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। आ जाओ, कहता है this level is fixed somewhere between maximum and minimum levels in such a manner that difference of quantity of material between reorder level and minimum level will be sufficient to meet the requirements of production up to the time fresh supply and materials is received। भैया ये क्या बोल दिया? मैं बता रहा हूँ। कहते देखो भाई, एक होता है आपका सबसे ज्यादा वाला लेवल जिसे कहते हैं मैक्सिमम लेवल, की इससे ऊपर का सामान तो कभी ऑर्डर हो ही नहीं सकता। एक होता है आपका मिनिमम लेवल, की ये आपका सबसे कम लेवल है, इससे कम आपके पास सामान हो ही नहीं सकता। इसके बीच में कहीं फंसा होता है रीऑर्डर लेवल, जिस लेवल पे, कम ऑन, जिस लेवल पे आप ऑर्डर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ताकि जो ये गैप है ना, कौन सा गैप? रीऑर्डर लेवल का और मिनिमम लेवल का, रीऑर्डर लेवल का और मिनिमम लेवल का जो गैप है, ये गैप क्या बता रहा है? कि जितने टाइम में सामान डिलीवर होगा, क्या बता रहा है ये? कि जितने टाइम में सामान डिलीवर होगा उतने टाइम पे हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाएंगी। इसीलिए आपका रीऑर्डर लेवल का क्या किया जाता है? इसीलिए आपका रीऑर्डर लेवल आपके पास में रखा जाता है, निकाला जाता है। अब भैया ये रीऑर्डर लेवल बेसिकली हम निकालते कैसे हैं? तो आ जाओ उसका फॉर्मूला समझते हैं। रीऑर्डर लेवल को हम कहते हैं ROL। क्या कहते हैं? ROL कहते हैं। देखो, रीऑर्डर लेवल निकालने से प्यारा तरीका, ध्यान से समझ, बहुत ध्यान से। लेट सपोज मिनिमम कंजम्पशन जो है आपकी, वो है आपकी 10 यूनिट्स पर डे, ठीक है। जो आपकी मैक्सिमम कंजम्पशन है वो है आपकी 16 यूनिट्स पर डे। तो आपकी एवरेज जो कंजम्पशन है वो है लेट सपोज 13 यूनिट्स पर डे, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा, आप लोग खुद समझदार हैं। ओहो, है ना? ये तो थोड़ा सा मोट टिक कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको दिख। चलिए, अब दिख रहा होगा ना? हाँ, मैं ये कह रहा था आप सभी से, क्या कह रहा था? कि देखो, मिनिमम कंजम्पशन है आपका 10 यूनिट्स पर डे, मैक्सिमम कंजम्पशन है 16 यूनिट्स पर डे और एवरेज कंजम्पशन है 13 यूनिट। और जो आपका लीड टाइम है, लीड टाइम, तो जो आपका मैक्सिमम लीड टाइम है, सबसे ज़्यादा वक्त जो लगता है डिलीवर होने में, जो सबसे लेट आता है, वो है 6 डेज। जो आपका मिनिमम लीड टाइम है वो है आपका 2 डेज। और जो आपका एवरेज लीड टाइम है वो कितना है? वो है लेट सपोज 4 डेज, ठीक है। इतना अभी आप समझ लो, अब बताता हूँ आपको इसका रेलेवेंस क्या। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, इसकी रेलेवेंस क्या है। ध्यान से समझना, बहुत प्यार से। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मान लेते हैं मैं स्टॉक लेवल कितना लेता हूं, रीऑर्डर लेवल, कि कितना रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है? कि वो लेवल कि जो आपका मिनिमम और रीऑर्डर लेवल के बीच का जो ये गैप है, जितने टाइम में सामान डिलीवर होगा उसकी रिक्वायरमेंट अच्छे से पूरी कर दे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आप समझो ना, रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या है? कि
जितने टाइम में सामान आ रहा है ना हमारे पास में, उतने टाइम तक हमारी कंजम्पशन की पूरी हो जाए पूर्ति, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर गलती से भी हमारे पास कोई कस्टमर आ गया और हम उसकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाए ना, ये हमारी गुडविल खराब कर देगा। तो हम क्या चाहेंगे कि रीऑर्डर लेवल ऐसा लेवल होना चाहिए जहां पे स्टॉक का लेवल आते ही हम तुरंत से ऑर्डर कर दें, ताकि हमारे पास में सामान पहुंच जाए। इसे कैसे निकाल रीऑर्डर लेवल? आप ऐसे कैसे, आप ये सोचोगे, अगर मान लेते हैं एक दिन में 16 यूनिट्स लग गए, तो अगर कम मिनिमम मतलब 10 तो लगते ही हैं, 10 लगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इन केस 16 लग गए तो, और हर दिन 16 लगे जा रहे हैं जब तक सामान नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा? तो आप कहते हो यार चल भाई एक काम करते हैं, मैं अज्यूम ये कर लेता हूं कि जितने दिन भी बचे हैं हमारे लीड टाइम में, उन हर दिन में जो कंजम्पशन होगा वो मैक्सिमम कंजम्पशन, वो कितना होगा? मैक्सिमम कंजम्पशन होगा। मैक्सिमम कंजम्पशन क्यों मान रहा हूं मैं इसीलिए मान रहा हूं भाई मैक्सिमम कंजम्पशन, क्योंकि मुझे पता है कि अगर गलती से भी सामान आन एक दिन भी ज्यादा लग गया ना, अगर कभी गलती से भी एक दिन भी थोड़ा सा भी यूनिट ज्यादा लग गया नॉर्मल से या मिनिमम से, तो भाई मेरी लंका लग जाएगी, तो मैं मेरे कंपनी की गुडविल खराब हो जाएगी। तो मैं क्या सोचूंगा? मैं ये सोचूंगा कि भैया मुझे मैक्सिमम कंजम्पशन के हिसाब से ही मुझे चीजें एज्यूम करके चलनी है, कि एक दिन में मैक्सिमम कंजम्पशन होगा, हर रोज मैक्सिमम कंजम्पशन होगा जब तक सामान नहीं आता। फिर अब मैंने सोचा यार लेकिन सामान आ कितने दिन में रहा है, मुझे ये तो बताओ। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, बहुत प्यार से समझना, बहुत धीरे से। अगर आपने ये सोच लिया कि सामान सबसे जल्दी आएगा और इन केस लेट आ गया, क्या करोगे? आपने ये सोचा कि सामान सबसे जल्दी आएगा लेकिन इन केस सबसे लेट आ गया, तब क्या करोगे? उस केस में तो आप तो परेशान हो जाओगे ना। उस केस में क्या होगा? आप तो परेशान हो जाओगे। क्यों परेशान हो जाओगे? ऑब्वियसली परेशान हो गया यार, क्योंकि आपके पास आपके सिर पे ऑलरेडी डंडा बैठा है। किस चीज का डंडा बैठा है? कि यार सामान क्यों नहीं आया है, हमें 3 दिन में आना था लेकिन 4 दिन हो गए, आज चौथा दिन है, आज हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए यूनिट्स ही नहीं है, आज हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल ही नहीं है। तो मटेरियल कैसे होगा? जब आप उसे ऑर्डर करेंगे। और ऑर्डर कब करेंगे? जब आप लीड टाइम को समझ के चलेंगे। लीड टाइम क्या होता है? जितने टाइम में आपके पास सामान डिलीवर हो रहा है। तो लीड टाइम आप कितना मानेंगे? आप मानेंगे मैक्सिमम लीड टाइम। क्या मानेंगे? मैक्सिमम लीड टाइम। ये हो जाएगा आपका आरओएल का फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा आपका आरओएल का फॉर्मूला? अगेन समझो, हर दिन मैक्सिमम कंजम्पशन हो रही है, हर दिन क्या हो रही है? मैक्सिमम कंजम्पशन हो रही है। और जो लीड टाइम है वो सबसे ज्यादा लग रहा है। मान लेते हैं भाई बिल्कुल ही जो हमारा ट्रांसपोर्टर है वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही गधा ट्रांसपोर्टर है, हमने सबसे बेवकूफ ट्रांसपोर्टर अपने पास में सेलेक्ट कर लिया, वो बहुत ही धीरे धीरे चला के ला रहा है गाड़ी, उसने सबसे ज्यादा समय ले लिया पहुंचाने में। अगर ये नहीं मानूंगा, में दिक्कत हो भाई, उसमें दिक्कत ये हो जाएगी कि इन केस अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया ना, तो मेरे ऊपर डंडा आ जाएगा। मैं वो कह देगा भाई तुम सही टाइम पे सामान नहीं मंगा पाए, कहाँ था तुम्हारा ध्यान, किस बात की सैलरी ले लो, फायर कर देगा मुझे। तो अगर मुझे फायर नहीं होना है, अगर मुझे फायर नहीं होना है, तो मुझे रीऑर्डर लेवल किस तरीके से निकालना है कि रोज सबसे ज्यादा कंजम्पशन हो रही है, मैं ये मानूंगा, और मैं ये मानूंगा कि सबसे ज्यादा समय लग रहा है हमारे सामान को हमारे तक आने में। अगर मैंने यही अजम्पशन ली तो मैं सही अपने पास में रीऑर्डर लेवल निकाल पा रहा होऊंगा। अब समझो एक बात को जबरदस्त तरीके से, और भैया बताओ, कई बार क्या होता है जो आपका रीऑर्डर लेवल होता है ना, कई बार मैनेजर को पता होता है। उसे क्या पता होता है कि यार जो सामने वाला बंदा है ना, वो इतना समझदार नहीं है, मतलब वो समझदार है बट कई बार क्या होता है डिसीजंस में वो गड़बड़ कर देता है। सामने वाले बंदे को, मैनेजर को कई बार ये पता होता है। तो वो क्या करता है? वो एक काम कहता है, वो कहता है चल भाई मान लेते हैं इस इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन हम तो अपने पास में प्रोविजन बना के चलेंगे ना कि गलती ना हो, क्योंकि अगर इन केस गलती से भी ऐसा हो गया कि हमारे पास में सामान कमी पड़ गई, हम प्रोडक्शन नहीं कर पाए, हमारी कंपनी की तो गुडविल खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारी कंपनी की गुडविल खराब हो जाएगी। अब समझो उस केस में क्या होता है। उस केस में हर कंपनी में क्या बनाया जाता है? एक सेफ्टी स्टॉक बना। क्या बनाया जाता है? सेफ्टी स्टॉक। वो किस चीज के काम आता है सेफ्टी स्टॉक? इसी चीज के काम आता है कि इन केस अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है, इन केस कोई ऊंच नीच हो जाती है, तो वो ऊंच नीच को क्या करेंगे? हम संभाल लेंगे हमारे सेफ्टी स्टॉक से। अब समझो सेफ्टी स्टॉक क्या होता है हमारा, वो अभी बताता हूं। सेफ्टी स्टॉक अगर हमने ले लिया है, तो अब तो हम क्या मानेंगे कि जितना नॉर्मल कंजम्पशन होता है, यानी कि जितना एवरेज कंजम्पशन होता है एक दिन में, और जितना एवरेज लीड टाइम लगता है हमारे सामान को हमारे तक आने में,
उतना कंजम्पशन हम ये उतना लेवल ये हो गया, उसमें सेफ्टी स्टॉक तो ऑलरेडी बना रखा है। तो अब हमें अगर कोई ऊंच नीच हो भी गई, अगर कोई ऊंच नीच हो भी गई, मान लेते हैं कि जो हमारा ट्रांसपोर्टर था वो बेकार निकला, उसने टाइम ज़्यादा ले लिया, या जो कंजम्पशन वाला था उसने ज़्यादा एक दिन प्रोडक्शन मांग ली, अगर कोई ऊंच नीच हो भी गई तो हमारे पास क्या है, एक सेफ्टी स्टॉक ऑलरेडी रेडी बैठा है। क्या बैठा है हमारे पास में, एक सेफ्टी स्टॉक ऑलरेडी रेडी बैठा है, जो सेफ्टी स्टॉक हमें उस ऊंच नीच से बचा लेगा। तो ये दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं माय डियर झल्लों, जिगर के छल्लों, ये दो तरीके से आप अपना रीऑर्डर लेवल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रीऑर्डर लेवल आप इन दो तरीके से निकाल सकते हैं। इसका एक और तरीका भी होता है, वो डायरेक्ट नहीं है, वो एक इनडायरेक्ट तरीका है, वो मैं आपको जब मिनिमम लेवल समझा रहा हूँ तब आपको मैं, तो वीडियो को करेंगे पॉज और एक बार यहां पे आप अपना रीऑर्डर लेवल का ये पार्ट पूरी तरीके से अच्छे से नोट कर लेंगे, ये दोनों फॉर्मूलाज को। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने ये दोनों फॉर्मूलाज को अपने पास में नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या था, रीऑर्डर लेवल की पूरी बातें सारी की सारी थी। यहाँ पे फॉर्मूला लिखना था, एक काम वहां से उठा के यहीं ले आते हैं, आ जाओ, आके इधर ही ले, चलिए। बहुत ही बढ़िया, ये हमारे पास में हमने आर ओ एल के दोनों फार्मूलाज को यहाँ पे उठा रख दिया आपने। चलो समझ गए, हाँ भैया समझ गए। आ जाओ अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले लेवल की तरफ। किस लेवल की तरफ, अगले लेवल की तरफ, जिसका नाम है मैक्सिमम लेवल। मैंने आपको बताया था ना स्पेस की रिक्वायरमेंट, वो स्पेस की रिक्वायरमेंट अब आएगी। मटेरियल की रिक्वायरमेंट हमने समझ ली कि किस लेवल पे आकर हमें ये समझना है कि हमारा अब हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट आ गई है। अब बात आएगी किसकी, हमारे मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल को मैं अगर अपने भाषा में प्यार से बताऊं, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं, तो मैक्सिमम लेवल का मतलब होता है वो लेवल ऑफ स्टॉक, वो लेवल ऑफ स्टॉक या फिर वो लेवल ऑफ मटेरियल, एक ही बात है, वो लेवल ऑफ स्टॉक जिस से जिससे ज़्यादा मटेरियल आपके पास कभी हो ही नहीं सकता। ये क्या है, ये वो लेवल है कि जिससे ज़्यादा आपके पास में कभी मटेरियल हो ही नहीं सकता, ये वो लेवल है। इसका मैक्सिमम लेवल का सिंपल भाषा में मतलब ये है, सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या है कि ये वो लेवल ऑफ स्टॉक है जिससे ज़्यादा मटेरियल कभी आपके पास हो ही नहीं सकता। अब समझो एक मज़े की बात, क्या समझो, एक मज़े की बात कि मैग इसको एक बार यहाँ से भी पढ़, कहता है, क्या कहता है कि मैक्सिमम लेवल इंडिकेट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एन आइटम ऑफ मटेरियल दैट कैन बी हेल्ड स्टॉक इन एट एनी टाइम। बेसिकली क्या कह रहा है कि मैक्सिमम लेवल वही बताता है कि मैक्सिमम क्वांटिटी आप किसी भी एक मटेरियल के आइटम की किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी रख सकते हैं, मैक्सिमम यानी कि सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। मैंने हिंदी में लिखा, इसने अंग्रेजी में लिखा, इक्को ही गल है, इक्को ही गल है। आ जाओ अब समझो, कहता है द स्टॉक इन हैंड इज रेगुलेटेड इन सच अ मैनर दैट नॉर्मली इट डज नॉट एक्सीड दिस लेवल। कहता है हम इस तरीके से रेगुलेट करते हैं हमारे स्टॉक को कि इससे ज़्यादा तो गलती से भी एक्सीड ना कर जाए हमारा स्टॉक का लेवल, नहीं तो हमारे पास स्पेस की दिक्कत आ जाएगी। किसकी दिक्कत आ जाएगी, स्पेस की, क्योंकि स्टोर करने के लिए भी तो आपकी एक कैपेसिटी होगी। मैक्सिमम लेवल उसी के लिए निकाला जाता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी हम अपने पास में कितनी बनाएं कि जिससे हम अपने उस लेवल के स्टॉक को अपने पास में स्टोर कर पाए। आ जाओ अब समझते हैं हम आगे की तरफ बढ़ के चीज़ों को। एक मिनट रुको, हाँ जी, चलिए। अब आती है बात कि भैया इसका कैलकुलेशन कैसे, तो आओ आपको बताता हूँ मैक्सिमम लेवल का हम कैलकुलेशन इस तरीके से। इसका कैलकुलेशन मैक्सिमम लेवल समझना बहुत ही ध्यान से, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन, अभी लिखो बताता हूँ, इनटू मिनिमम लीड टाइम। इसे एक बार अपने पास में नोट कर लेंगे एंड देन मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वीडियो को पॉज करके इसे अपने पास में नोट कर लिया होगा। अब आ जाओ मेरी बात को समझो।
आपको ये भी नोट करना है, ऊपर वाला ये जो हिंदी लिखी है ना मैंने, ये भी नोट करनी है। रुको आपको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। चलिए, अब एक बार ये हिंदी भी लिख लीजिए अपने पास में, और ये भी लिख लीजिए फॉर्मूला भी। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ये वाली चीज़ें लिख ली होंगी। अब आ जाओ, आगे बढ़ो मेरे साथ। देखो, मैक्सिमम लेवल का मतलब क्या है? वो लेवल जिस सबसे ज़्यादा आपका स्टॉक का लेवल है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? ये हम निकालेंगे ROL, यानी कि रीऑर्डर लेवल। अभी तो हम रीऑर्डर लेवल निकाल के लाए थे कि सबसे रीऑर्डर लेवल जहां पे आप क्वांटिटी को ऑर्डर कर दोगे। हमने कहा ओके। कहता है जब वो क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी, लेवल आपने ऑर्डर करा, वो क्वांटिटी आपके पास आ गई, ये तो सबसे ज्यादा लेवल हो गया। मैंने कहा ए इधर 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 इधर। कहता है हाँ। मैंने कहा भाई सुन, एक बात बता, तूने रीऑर्डर लेवल यानी कि जब आपको ऑर्डर करना था आपने उस पॉइंट पे ऑर्डर कर दिया और आपके पास क्वांटिटी आ गई, तो ये सबसे ज्यादा लेवल हो गया। मैंने कहा नहीं हुआ। कहता है क्यों? मैंने कहा भाई, जब ये सामान आ रहा था, जब ये सामान आ रहा था, उस टाइम पे भी तो कुछ आपने कंजम्पशन किया होगा। कहता है हाँ यार, ये बात तो मैं भूल ही गया। मैंने कहा लेकिन, फिर कहता है यार लेकिन भैया मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि हम ये कैसे बताएंगे कि मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी कितनी यूटिलाइज हो सकती है। मैंने कहा सुन, रीऑर्डर लेवल पता था? कहते हैं हाँ। मैंने कहा रीऑर्डर क्वांटिटी पता है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा सुन, मान ले हम क्या करेंगे। मैंने कहा क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हम सब कंजम्पशन बहुत सबसे मिनिमम कंजम्पशन कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और जो हमारा लीड टाइम है वो भी सबसे कम लग रहा है। तो यानी कि जो हमारे पास सामान है वो सबसे जल्दी आ गया। इसे ऐसे समझो, मान लो आपका रीऑर्डर लेवल है आपका 40, एंड रीऑर्डर क्वांटिटी है आपकी 70। ठीक है, अगर आपके पास में क्या है, और जो आपका मिनिमम लीड टाइम है, लीड टाइम जो आपका मिनिमम है वो 1 डे है, मिनिमम कंजम्पशन आपका कितना है? 5 है। अब समझो, आपने जब आपने सामान मंगाया तब आपके पास 40 थे, सामान आ गया आपके पास 70 हो गए। लेकिन जो ये सामान आने के बीच का समय है, इसमें भी आपने कंजम्पशन किया है। कहते हैं हाँ। तो आपने वो कितना कंजम्पशन किया? माइनस मिनिमम कंजम्पशन एक दिन का कितना है? 1। और मिनिमम लीड टाइम कितना है? वो एक दिन है। तो ये आपका कितना यूटिलाइज हो गया? 5 यूटिलाइज हो गया। तो यानी कि 110 आपके पास हो सकता था, लेकिन आपने 5 क्या कर लिया? यूज कर लिया। 110 हो सकता था, 5 यूज कर लिया, तो आपके पास मैक्सिमम जो क्वांटिटी हो सकती है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो 105 यूनिट्स हो सकती हैं। वो 105 यूनिट्स कैसे हो सकती हैं? क्योंकि आपने रीऑर्डर लेवल पे आपका सामान डिलीवर हो गया, लेकिन जो डिलीवर होने तक का समय था उसका कंजम्पशन आपने मिनिमम कंजम्पशन माना है। क्या माना है? मिनिमम कंजम्पशन माना है, और मिनिमम लीड टाइम माना है, तभी आपको मैक्सिमम टाइम मिल गया। अगर भैया हम मान लो इसमें क्या मान लेते हैं, हम मैक्सिमम कंजम्पशन मान लेते हैं या फिर हम एवरेज कंजम्पशन मान लेते हैं, उसी अकॉर्डिंगली हम लीड टाइम भी एवरेज या फिर मैक्सिमम मान लेते हैं। उस केस में पता है क्या होगा? उस केस में फिर आपको मैक्सिमम लेवल नहीं पता चल पाएगा कि जिस लेवल पे आपको अपनी स्टोरेज कैपेसिटी मान लो यार, आप एवरेज मान लेते हो, लेकिन क्या होता है, सीजन नहीं चल रहा है, सीजन नहीं चल रहा है, और आपका जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर एग्जाम के टाइम पे ज्यादा बिकते हैं, अब सीजन नहीं चल रहा है, कैलकुलेटर बिक ही नहीं रहे, तो आप क्या प्रोडक्शन करते रहोगे? उसकी नहीं करोगे ना। आप प्रोडक्शन नहीं करो तो इसकी बटन की कंजम्पशन सबसे कम होगी, बटन की कंजम्पशन सबसे कम होगी। अब बताओ, जब बटन की कंजम्पशन ही सबसे कम हो रही है, तो आप क्या मान सकते हो कि लीड टाइम तक, जितने टाइम तक सामान आपके पास आ रहा है, मिनिमम सबसे कम टाइम में आपके पास सामान आ रहा है, उस टाइम पे कुछ तो आप कंजम्पशन करोगे ना, चाहे 5 ही यूनिट की करो, कंजम्पशन तो करोगे ना भाई, मिनिमम कंजम्पशन करोगे। तो तभी तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा लेवल कितना हो सकता है, क्योंकि सीजन का समय चल रहा है, यहाँ पे आपका स्टॉक का लेवल सबसे ज्यादा होगा। और अगर स्टॉक का लेवल आपका यहाँ सबसे ज्यादा होगा, तो आपको ये तो पता करना पड़ेगा ना कि मुझे कितनी कैपेसिटी चाहिए स्टोरेज की, इसीलिए हमारा मैक्सिमम लेवल निकाला जाता। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम लेवल की जितने भी बातें थी वो सारी खत्म हो गई हैं। अब आ जाइए, बढ़ते हैं हम अगले लेवल की तरफ, जिसका नाम है मिनिमम लेवल। इसका क्या नाम है? मिनिमम लेवल। देखो यार, जो आपका ये मिनिमम लेवल है ना, ये बहुत ही मस्त मौला आदमी, ये क्या है, बहुत ही मस्त मौला आदमी है। ये कहता है, क्या कहता है कि मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मैंने कहा क्यों? कहता है भाई मैं मिनिमम लेवल हूं, अगर मुझसे कम सामान गया तो आपका प्रोडक्शन कभी भी रुक सकता है। कहता है मैं मिनिमम लेवल हूं। क्या हूं मैं? मिनिमम लेवल हूं। अगर मुझसे कम सामान किसी भी लेवल पर गया तो आपके प्रोडक्शन में दिक्कत। अच्छा अच्छा।
बेसिकली वही कह रहा है कि अगर मुझे छोड़ दिया तो बड़ा, तो आ जाओ बात को समझाओगे। हाँ भैया समझाते हैं। कहता है ये स्टॉक का वो लेवल है इससे कम होते ही प्रोडक्शन रुक सकता है कभी भी। तो मतलब ओह क्या, ये क्या स्टेटमेंट, प्रोडक्शन कभी भी रुक सकता है ये तो हम बिल्कुल ही वो वाली भाषा में चले। ये क्या है हमारा मिनिमम लेवल, आ जाओ एक बार इसे पढ़ भी लेते हैं। कहता है मिनिमम लेवल इंडिकेट्स द लोएस्ट क्वांटिटेटिव बैलेंस ऑफ एन आइटम ऑफ मटेरियल विच मस्ट बी मेंटेन एट ऑल टाइम सो दैट देयर इज नो स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू मटेरियल बीइंग नॉट अवेलेबल। कहता है देखो भाई, ये वो लेवल है जो आपको हमेशा मेंटेन करनी पड़ेगी। क्यों मेंटेन करनी पड़ेगी? ताकि आपके प्रोडक्शन में कभी भी स्टॉपेज ना आए, कि क्योंकि अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाया किसी भी रीजन की वजह से, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ लेवल होना चाहिए जिससे आप अपना प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर पाए। अब ये आप कैसे निकालते हैं, जो आपका मिनिमम लेवल होता है वो आप कैसे निकालते हैं, तो आ जाओ। मिनिमम लेवल वो आप निकालते हैं रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। क्या है? एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। अभी आपको समझाता हूं, पहले आप वीडियो को करेंगे पॉज और इसे यहां तक लिख लेंगे, ये हिंदी भी लिख लेंगे, ये जो हिंदी मैंने ऊपर लिखवाई है ये भी लिख लीजिए अपने पास में, और इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने ये पार्ट नोट कर लिया होगा। आ जाओ फिर हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को अच्छे से समझते हैं। देखो, कहता है आपसे मिनिमम लेवल कि सबसे कम कितना लेवल हो सकता है, तो वो आपका रीऑर्डर लेवल है। आपने जिस लेवल पे आपको ऑर्डर करना था आपने वो निकाल लिया कि हाँ भैया मुझे इस लेवल पे ऑर्डर करना है। लेकिन जब आपने ऑर्डर कर दिया, उसके बीच में आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे होंगे, उसके बीच में आप कहीं ना कहीं कुछ कंजम्पशन तो कर रहे होंगे। नॉर्मल बेसिस में आप कितना कंजम्पशन करते हो, कुछ तो कंजम्पशन करते हो ना भाई, तो उसे ही आप माइनस कर दो। एवरेजली नॉर्मली आप कुछ कंजम्पशन करते हो, और कुछ एवरेज जनरली आपके पास में सामान कितने टाइम में डिलीवर हो जाता है, उस टाइम में आप जो एवरेज कंजम्पशन करोगे वो कंजम्पशन को आप रीऑर्डर लेवल से माइनस कर दो। तो जो आपके पास आंसर आएगा ना, वो लेवल से कम स्टॉक कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर वो कभी भी हो गया और मटेरियल आपका अवेलेबल नहीं हो पाया तो आपके पास में दिक्कत हो जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम मिनिमम लेवल को निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? ताकि हमें ये पता हो कि सबसे कम क्वांटिटी कितनी हो सकती है, कि इससे कम तो कभी भी नहीं होने देनी भाई। अगर इससे कम हो रही है यानी कि हमारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत, वो किससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम मैक्सिमम कंजम्पशन लिख लेना, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, आंसर जीरो आ जाए। पता है क्यों? क्योंकि आर क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। आर आपका फॉर्मूला यही होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, आर माइनस एवरेज कंजम्पशन लेते हैं कि जनरली कितना यूज हो रहा है आप वही बता दो, ताकि हम एक एक कुछ तो हम गैप छोड़ पाए। किसका? कुछ तो गैप छोड़ पाए हम आर और मिनिमम लेवल के बीच में। तो वो गैप छोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, लीड टाइम और कंजम्पशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज वाले को। किसको? एवरेज वाले को, ताकि वो गैप थोड़ा सा छूट पाए। और अगर मटेरियल किन्हीं भी रीजंस की वजह से आपका अवेलेबल नहीं हो पाता है तो आपके प्रोडक्शन में दिक्कत ना आए। और अगर प्रोडक्शन में दिक्कत आ गई तो वही बात है कि मुझे छोड़कर, आगे आपको गाना पता है, बार बार गा के मुझे गाली सुनने का कोई शौक नहीं। चलो, ये आपकी क्या बात हो गई, ये आपकी वो सारी बातें हो गई जिसमें हम ये सारे लेवल्स को निकालना सीख रहे हो। ठीक है। अब जो बात मैं आपके साथ करने वाला हूं वो थोड़ी सी और बढ़िया है। वो क्या है? थोड़ी सी और बढ़िया है। आ जाओ, हम अब अगला लेवल सीखेंगे जो कि है हमारा डेंजर लेवल। जो कि क्या है हमारे पास में, डेंजर भाई, यानी कि डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का मतलब क्या है, कि भैया खतरे की घंटी बज चुकी है। कि भैया खतरे की घंटी बज चुकी है। खतरे की घंटी भैया क्यों बजी है? क्योंकि हमारा जो बंदा था, कौन? ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर ने सामान नहीं पहुंचाया, या फिर किसी दिन मैक्सिमम कंजम्पशन से भी ज्यादा कंजम्पशन हो गई। वहां आपका आ जाता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का मतलब ये होता, क्या होता है, इस लेवल पे पर आपका
प्रोडक्शन रुक जाएगा। ब्रैकेट में लिखो जो अर्जेंट नहीं है। क्या लिखेंगे आप ब्रैकेट में? जो अर्जेंट नहीं है। अब समझो इसका मतलब क्या है। फुल स्क्रीन कर देता हूँ, देख लो। देख लिया? आ जाओ। अब समझो मेरी बात। डेंजर लेवल का मतलब क्या है कि भैया इस लेवल पे जैसे ही आपका स्टॉक आ गया ना, आपका प्रोडक्शन अब रोकना पड़ेगा। क्यों रोकना पड़ेगा? क्योंकि अब हमारे पास मटेरियल बहुत ही कम बचा है। अब वो मटेरियल सिर्फ इतना बचा है कि जो अर्जेंट वाले प्रोडक्शन है ना, हम वो करेंगे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कैलकुलेटर का ही है, ठीक है। मेरे पास कैलकुलेटर का एक आईसीएआई से मेरा, सॉरी आईसीएमएआई से और आईसीएआई और आईसीएसआई, इन तीनों बॉडीज से मेरा टाई अप है। इन्होंने मुझसे टाई अप कर रखा है कि भाई ये कुछ बच्चे होते हैं एग्जाम में लाना भूल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं हर एग्जामिनेशन सेंटर पे अपने कैलकुलेटर्स ऑलरेडी दे देंगे, बच्चे उसी को एग्जाम्स में यूज करेंगे। मैंने कहा ओके, तो मेरा टाई अप है। अब क्या होता है, लेकिन मैं जनरल ऑर्डर्स भी लेता हूँ लोगों से, और भी बहुत सारे लोगों से मैं ऑर्डर्स लेता हूँ। तो क्या हुआ है, एग्जाम्स आ गए किसके, हमारे जून अटेम्प्ट आ गया है हमारे आईसीएमआई का। अब आईसीएमआई ने मुझसे मांगा, आईसीएमआई ने क्या कहा कि भैया कैलकुलेटर चाहिए। अब ये तो अर्जेंट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बैठा हूं कि अगले 5 साल तक आपको एग्जाम के टाइम पे मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे मर्जी कराऊंगा, वो मेरी दिक्कत है। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बैठा हूं, अब ये अर्जेंट है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मेरे पास एक मेरा स्टूडेंट आ जाता है, या स्टूडेंट नहीं, मेरे पास कोई और पर्सन आ जाता है, बिजनेसमैन, वो मुझसे कहता है कि यार मेरे लिए आप कैलकुलेटर का प्रोडक्शन कर दो, तो मैं उनसे कहूंगा या सॉरी, अभी हम आपके लिए प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हम डेंजर लेवल पे आ चुके हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम वो प्रोडक्शन करेंगे जो हमारा क्या है, अर्जेंट है। क्योंकि हमारे पास मटेरियल की अब बहुत भारी कमी आ चुकी है। मटेरियल उस लेवल पे आ गया कि अब हमने अर्जेंट प्रोडक्शन के अलावा कोई भी प्रोडक्शन करा तो हमारे पास में दिक्कत आ जाएगी। उस लेवल को हम कहते हैं डेंजर लेवल। आ जाओ इसे यहां से समझते हैं। इट इज द लेवल एट विच नॉर्मल इशू ऑफ रॉ मटेरियल आर स्टॉप्ड एंड अर्ली इमरजेंसी इशूज आर मेड। वही बात है, दिस लेवल इज फिक्स्ड यूजुअली बिलो द मिनिमम लेवल। ऑब्वियसली भाई मिनिमम लेवल से भी कम, यानी कि ये तो मिनिमम लेवल तो ऑलरेडी कहता है कि मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। डेंजर लेवल पे आते ही पछताने लग गए, डेंजर लेवल पे आते ही पछताने लग गए, क्योंकि इससे नीचे तो वैसी कोई बात नहीं बनेगी। व्हेन द स्टॉक रीचेस दिस लेवल, वेरी अर्जेंट एक्शन ऑफ परचेजेस इंडिकेटेड। बहुत ही अर्जेंट एक्शन हम परचेजेस का लेते हैं, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम, अगर हमारा जो सप्लायर है वो नॉर्मल रेट से ज़्यादा पे भी हमें बेच रहा है ना, हम ले लेते हैं, क्योंकि हमें अर्जेंट प्रोडक्शन करनी है। हमें क्या करनी है, अर्जेंट प्रोडक्शन करनी है। तो अब आ जाओ डेंजर लेवल निकलता कैसे, वो समझते हैं। डेंजर लेवल कैसे निकलता है वो समझते हैं। आपका डेंजर लेवल निकलता है नॉर्मल या फिर एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एमरजेंसी लीड टाइम। कहते हैं डेंजर लेवल कैसे निकलता है, जो आपका इमरजेंसी लीड टाइम है, जो आप क्या करते हैं बिल्कुल इमरजेंसी में परचेजेस करने लगते हैं ना, अर्जेंट परचेज कर रहे हैं, उसका जो लीड टाइम है इमरजेंसी लीड टाइम, और वो जितना टाइम है उसमें हम एवरेज कंजम्पशन करेंगे। हम ये मान रहे हैं उसमें नॉर्मली ही कंजम्पशन हो रहा है, नॉर्मल डे टू डे कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन वो इमरजेंसी लीड टाइम है जो आप अर्जेंट परचेजेस में कर रहे हैं, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे कि इतने दिन तो भाई लगेंगे ना तब भी सामान आने में, इमरजेंसी लीड टाइम है, ज़्यादा पैसा ले लो भाई बट जल्दी डिलीवर करो, तुम ज़्यादा पैसा रखो बट जल्दी डिलीवर करो, उसे आप कहते हैं इमरजेंसी लीड टाइम। इसका मतलब क्या होता है इमरजेंसी लीड टाइम का मतलब, कि ये सबसे कम समय है भाई, बिल्कुल ज़्यादा पैसा ले लो, सामान जल्दी पहुंचा दो, प्लीज़ पहुंचा दो, तो इस समय मैं कुछ एवरेज कंजम्पशन कर रहा हूँ ना, वही एवरेज कंजम्पशन को जब मैं इमरजेंसी लीड टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास डेंजर लेवल आ जाएगा कि खतरे की घंटी बज गई है। माय डियर जल्लो, जिगर के चल्लो, इसी के साथ हमने जो भी हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ स्टॉक थे वो हमने समझ लिए हैं। कॉस्टिंग में वैसे आपके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट, और भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बट आपके सिलेबस में 5 लेवल्स सिर्फ पढ़ाए गए हैं। भैया 5, आपने तो 4 ही पढ़ा है। एक लेवल अभी बाकी है मेरे दोस्त, जिसका नाम है आप सभी के पास में एवरेज लेवल। क्या आपने इंस्टीट्यूट जो है ना, इंस्टीट्यूट ने आपकी बुक में इसे, जब वो लेवल्स ऑफ स्टॉक का टॉपिक जहाँ पे गिवन है ना, वहाँ पे एवरेज लेवल नहीं दे रखा, लेकिन क्वेश्चंस में आपसे एवरेज लेवल पूछ रखा है, इसलिए आपके सिलेबस का पार्ट इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है। तो लेकिन कुछ भी आपके सिलेबस का पार्ट है उसे हम छोड़ के नहीं चलेंगे, उन चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे। आ जाइए एवरेज लेवल को समझते हैं। कहता है ऑन एन एवरेज क्या लेवल रहता है इन्वेंट्री का हमारी कंपनी में।
तो वो क्या रहता है, मैक्सिमम लेवल सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। ये तो एक जनरल मेथड है, हम सबको आता है। कहता है लेकिन इसके साथ एक और फॉर्मूला। मैंने कहा क्या? कहता है मिनिमम लेवल प्लस आर ओ क्यू। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आर ओ क्यू क्या होती है मैं आपको वो बता देता हूँ। आर ओ क्यू होती है आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी, कि जो अब आप ऑर्डर करते हैं, आप एक बार में कितना ऑर्डर करते हैं उसे ही हम रीऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, जिसे हमने आर ओ क्यू से लिखा है। आर ओ क्यू मैंने एक बार आपको और कहाँ पढ़ाया है, मैक्सिमम लेवल में भी आपको बताया और मिनिमम लेवल में भी इसकी मैंने आपको रेलेवेंस बताई है। आ जाइए अब। तो आर मिनिमम लेवल डिवाइडेड प्लस आर ओ क्यू डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों फॉर्मूलाज से हमारे पास में क्या एवरेज लेवल निकल रहा होता है। भैया पहला वाला फॉर्मूला तो समझ आ गया, ये दूसरा वाला फॉर्मूला आ जाओ बताता हूँ। देखो यार, इसको ना मैथमेटिकली प्रूव करना पॉसिबल है। इसको क्या है, मैथमेटिकली प्रूव करना पॉसिबल है, बट उसकी रेलेवेंस नहीं है अभी। उसकी रेलेवेंस बाद में आएगी, तो जब उसकी रेलेवेंस आएगी मैं आपको वो क्लासेस के दौरान बता दूंगा। बट अभी इसकी रेलेवेंस नहीं है, तो अभी के लिए इसे छोड़ दो। अभी के लिए बस आपके ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, क्या, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा फॉर्मूला है कि मिनिमम लेवल प्लस आर ओ क्यू डिवाइडेड बाय 2। इतना आपका एवरेज लेवल जनरली स्टॉक का आपके किसमें, कंपनी में रहता ही है। अब आ जाओ, करते हैं कुछ क्वेश्चन। ओहो, एवरेज लेवल था यहाँ पे, मतलब मैंने टॉपिक लेके आया था मैं, बट उसके रिगार्डिंग क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आपके कुछ डेफिनेशंस वगैरह नहीं दिए तो कंटेंट नहीं लाया था, तो इसे यहीं पे लिख लेते। आ गया। चलिए, अब आ जाते हैं हम सीधा सीधा कहाँ, हमारे क्वेश्चंस की तरफ, जिन क्वेश्चंस को करके हम अपने जीवन में क्या लेंगे, स्वाद लेंगे। तो आ जाओ, क्या कहता है क्वेश्चन हमसे, आ जाओ। सी क्रिस्टल क्लियर कॉस्टिंग करेंगे हम और अपने जीवन में स्वाद लेंगे। आ जाओ। कहते हैं कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज्ड एज फॉलोज। नॉर्मल यूज जो है 300 यूनिट्स पर वीक। नॉर्मल यूजेज क्या है आपका, 300 वीक्स है। मैक्सिमम यूजेज आपका 450 यूनिट्स आपके एक उसमें यूज होते हैं। मिनिमम यूजेज है आपका 150 यूनिट्स यूज होते हैं। री ऑर्डर क्वांटिटी ए की है 2400, बी की है 3600 यूनिट्स। री ऑर्डर पीरियड यानी कि जो आपका लीड टाइम है बेसिकली वो क्या है, ए का है 4 to 6, यानी कि जो आपका मिनिमम लीड टाइम है किसका, ए का, वो है 4। मैक्सिमम लीड टाइम किसका, ए का, वो है 6। 4 वीक्स एंड 6 वीक। तो आपका एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज लीड टाइम हो जाएगा 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5 वीक्स। सिमिलरली बी का क्या है, बी का आपका मिनिमम लेवल, सॉरी मिनिमम लीड टाइम आपका कितना है, 2 वीक्स। 2 to 4 वीक्स लिखा है ना यहाँ देखो, 2 to 4 वीक्स, यानी कि सबसे कम 2 लगते हैं, सबसे ज़्यादा 4 लगते हैं। और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, 4 वीक्स। उसके बाद में एवरेज लीड टाइम कितना है, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 वीक्स। ये आपके क्या हो गए, ये आपके इसके लीड टाइम वगैरह सारी चीज़ें हमने नोट डाउन कर ली। अब आ जाओ, हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से ही लिख लेते हैं ना। ओ हो ओ हो ओ हो के क्वेश्चन हमें तड़ पावे। आ जाओ, हमें क्या करना है, हर कंपोनेंट के लिए क्या करना है, हर कंपोनेंट के लिए रीऑर्डर लेवल निकालना है, मिनिमम लेवल निकालना है, मैक्सिमम लेवल निकालना है और एवरेज लेवल भी निकालना है। तो आ जाइए, सबसे पहले हम निकालते हैं रीऑर्डर लेवल। इसके लिए क्या करेंगे, हम रीऑर्डर लेवल निकालेंगे, तो आ जाएगा क्या, ए, रीऑर्डर लेवल ऑफ ए। क्या निकलेगा, रीऑर्डर लेवल ऑफ ए निकलेगा। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हमने क्या समझा था हमारे पास में, अगर आप सभी को याद हो, वो हमने समझा था मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो आ जाइए, मैक्सिमम कंजम्पशन ए का कितना है, मैक्सिमम उसका कंजम्पशन है, मैक्सिमम यूजेज है आपकी 450 यूनिट्स, 450 यूनिट्स। और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है ए का, वो है आपका 6 वीक, यानी कि 450 × 6, ये हो जाएगा 2700 यूनिट। उसके बाद रीऑर्डर लेवल ऑफ बी, वो भी कैसे निकलेगा, सेम फॉर्मूला से, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन बी का कितना है,
देखो ईच यानी कि ए और बी दोनों का मैक्सिमम कंजम्पशन सेम है, यानी कि इसका भी कितना है 450, लेकिन इसका मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, वो है 4 वीक्स। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 1800। आ जाइए नेक्स्ट। उसके बाद हमें क्या निकालना है, बी में हमें निकालना है मिनिमम लेवल। क्या निकालना है, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल का हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। ये आपका क्या होता है, मिनिमम लेवल का आपके पास में फॉर्मूला होता है। तो आ जाओ, ए का मिनिमम लेवल कैसे निकलेगा, ए का रीऑर्डर लेवल कितना है 2700 यूनिट, माइनस ए का एवरेज कंजम्पशन कितना है 6 वीक्स, ओ सॉरी 5 वीक्स, 5 है उसका लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम, सॉरी सॉरी 5 है उसका एवरेज लीड टाइम, और एवरेज कंजम्पशन कितना है, नॉर्मल, देखो नॉर्मल और एवरेज एक ही बात है, तो वो है उसका 300, कितना है 300, 300। तो ये आ जाएगा आपके पास में 2700 माइनस 300 × 5 कितना होता है 1500, ये आ जाएगा 1200। बी का कितना हो जाएगा, रीऑर्डर लेवल बी का है 1800, बी का एवरेज कंजम्पशन वो भी 300 है, क्योंकि वो एवरेज कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम कंजम्पशन तीनों का सेम ही है, इनटू एवरेज लीड टाइम कितना है बी का, वो है आपका 3 वीक्स। सो 300 × 3 कितना होता है 900, 1800 माइनस 900 हो जाएगा 900। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, सी। सी आपको क्या निकालना है, सी आपको निकालना है मैक्सिमम लेवल। क्या निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लेवल निकालना है। मैक्सिमम लेवल कैसे निकलता है, अगर आप सभी को याद हो, वो निकलता है आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू माइनस मिनिमम मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम कंजम्पशन। इस तरीके से आपका निकलता है। ए का मैक्सिमम लेवल कैसे निकलेगा, ए का आर ओ एल कितना है 2700, ए का आर ओ क्यू कितना है, आर ओ क्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखो री ऑर्डर क्वांटिटी आर ओ क्यू, ए की कितनी है 2400, माइनस मिनिमम लीड टाइम कितना है, मिनिमम लीड टाइम आपका ए का है 4 वीक्स, और मिनिमम कंजम्पशन ए का कितना है, वो है 150, 4 × 150। अगर आप इसे निकालेंगे 2700 प्लस 2400 माइनस 600, ये कितना हो जाएगा 2700 प्लस 2400 माइनस 600, ये हो जाएगा आपका 4500 यूनिट्स। ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम लेवल, किसका मैक्सिमम लेवल आपका, ए का। बी का कैसे निकलेगा, बी का भी ऐसे ही निकलेगा, आर ओ एल, बी का आर ओ एल कितना है 1800, यानी कि रीऑर्डर लेवल, प्लस बी का आपका आर ओ क्यू कितना है, बी का आर ओ क्यू है आपका 3600, माइनस मिनिमम लीड टाइम बी का कितना है, मिनिमम लीड टाइम है इसका 2 वीक्स, और मिनिमम कंजम्पशन 150, वो तो सेम ही रहने, ये हो जाएगा आपका 1800 प्लस 3600 माइनस 300, जो कि हो जाएगा 5100 होगा मेरे हिसाब से, तो चेक भी कर लेते हैं, यस 5100 यूनिट्स इसका भी आंसर आ गया है। अब आ जाओ लास्ट इस पे, डी पे, एवरेज लेवल। देखो हाँ, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैंने आपको मिनिमम लेवल और एवरेज लेवल के दो दो फॉर्मूला बताए, अगर आप फॉर्मूला चेंज करोगे तो आपका आंसर चेंज आएगा, अगर आप क्या करोगे फॉर्मूला दूसरा यूज करोगे तो आपका आंसर भी दूसरा आएगा, बट दोनों आंसर्स को इंस्टीट्यूट करेक्ट मान, आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट साफ साफ लिखता है कि किस फॉर्मूला का यूज करना है, तो अलग बात है, अदरवाइज आप क्या करेंगे अपने तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, आ जाओ। एवरेज लेवल आपका क्या होता है, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो आपका ए का मिनिमम लेवल कितना है, आ जाओ, ए का मिनिमम लेवल है 1200 और ए का मैक्सिमम लेवल है 4500। सो 1200 प्लस 4500 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2850 यूनिट्स। और अगर हम बी का निकालें, बी का मिनिमम लेवल कितना है 900, मैक्सिमम लेवल कितना है 5100, 900
प्लस 5100 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हो जाएगा आप सभी के पास में 3000 यूनिट। कितना हो जाएगा? 3000 यूनिट्स हो जाएगा। चलिए वीडियो को करेंगे पॉज एंड ये पूरा अपने पास में आप नोट कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख रहे होंगे या स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। प्रेफरेबल रहेगा कि आप लिख लें अपने पास में। चलिए, बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं बदला है, तो आप इसे क्या करेंगे? होमवर्क में कर लेंगे। क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन को? होमवर्क में अपने पास में कर रहे होंगे। और इस क्वेश्चन होमवर्क का हम डिस्कशन कहाँ करेंगे? हमारी थर्ड क्लास में, जो कि हमारे ऐप पर होने वाली है। तो अगर आप में से किसी को भी हमारे ऐप में जो नेक्स्ट क्लासेस होने वाली हैं उसके लिए आप अगर ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप या फिर कॉल आप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको उसके रिगार्डिंग हेल्प करेगी। आ जाइए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। कहता है रीऑर्डर लेवल निकालो इस फॉर्मूला का यूज। वाह इंस्टीट्यूट, वाह। इंस्टीट्यूट ने ना ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये आपसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पीवाईक्यू में पूछा। अब मैं आपको बताता हूँ, इंस्टीट्यूट ने आपको कभी भी मॉड्यूल में जो मैंने आपको सेफ्टी स्टॉक वाला फॉर्मूला बताया था ना रीऑर्डर लेवल का, वो इंस्टीट्यूट ने आपको कौन सा बताया था? सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन। वो इंस्टीट्यूट ने आपको कभी भी क्या, इंस्टीट्यूट ने आपको कभी भी वो कहानी बताया? मॉड्यूल में नहीं बताया ये वाला फॉर्मूला। लेकिन पी वाई क्यू में क्वेश्चन पूछा हो तो आपको इसीलिए ये वाला फॉर्मूला समझ के चलना है। अब आओ समझो। इस क्वेश्चन में ना एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, वो कहता है भैया यूनिफॉर्म यूजेज है, यानी कि एवरेज कंजम्पशन की बात हो रही है, तो वो 2600 इंटू 3 कर देता है। ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा, यही स्माइल करूंगा, मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं कह नहीं पाऊंगा। आ जाओ समझो। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे एनुअल यूजेज लिखा है, एनुअल यूनिफॉर्म यूजेज। तो अगर आप एवरेज कंजम्पशन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका लीड टाइम है वो वीक्स में दे रखा है, तो आपको एवरेज कंजम्पशन पर वीक निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? 2600 पूरे साल में यूज होती हैं, पूरे साल में वीक्स कितने होते हैं? 52। तो इससे आपको मिल जाएगा एक वीक में कितना कंजम्पशन। 2600 डिवाइडेड बाई 52, जो कि हो जाता है आपके पास में 50। कितना हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? 50। अब आ जाओ आप आर का फॉर्मूला में इसे लिखो। सेफ्टी स्टॉक्स कितना है? 100। एवरेज लीड टाइम कितना है? 3। एवरेज कंजम्पशन कितना है? 50। आ जाएगा ये 250 आपके पास में फाइनल आंसर। क्या आ जाएगा? 250 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। एंड विद दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं पर क्या कर देते हैं? एंड कर देते हैं। अब आपसे जो मुलाकात होगी वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी सीधा, जो कि हमारे कहाँ पर होने वाली है? हमारे पेड प्लेटफॉर्म, हमारे ऐप पर होने वाली है। अगर आपको क्लासेस में एनरोल करना है तो आ जाइए, हमारी आगे की जो भी क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी। कहाँ पर? हम ऐप में। तो मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, जो कि लाइव होगी। शेड्यूल बता देता हूँ, 9 AM टू 11 AM आपकी लाइव क्लासेस चला करेंगी। मंडे टू फ्राइडे आपकी रोज क्लास हुआ करेगी लाइव में। तो मिलते हैं आप सभी से उस क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। होमवर्क करना मत भूलना, 80-20 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूँ, तो उस 80% का अपना 100% देना मत भूलना। मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए दोनों हाथों से टेक केयर, बाय बाय।